हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित 2024 का पेपर लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं, जिसका पेपर कोड है 822HW। और यह जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पिछले आप 10 से 12 साल तक के मॉडल पेपर को आप हल कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस चैनल पर आपको 2023 के सभी सेट और 2024 के सभी सेट को पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। और यह जो पेपर लेकर मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं, यह आपका 2024 का, इससे पीछे 5 सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यह छठा सेट है। और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं, केवल बहुविकल्पी नहीं बताने वाला हूं, यहाँ पे पूरा पेपर हल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पूरा पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर हल करने वाले हैं, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रत्येक प्रश्न को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। करना क्या है, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और प्रत्येक प्रश्न को मैं समझा रहा हूं और एक एक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक समझना और नोट करना है। और वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एटलीस्ट अपने 2-4 दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और मैं 2023-24 का मतलब कि एक साल का जो पेपर होता है 7 सेट में बनता है, टोटल 14 सेट आपको मिनिमम इतना कराऊंगा ही कराऊंगा। और यह केवल मैथ का नहीं, इस चैनल पे साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, सभी विषय का मॉडल पेपर लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह सभी वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे मैथ का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, केवल एक चैप्टर बचा हुआ है। तो अगर आप किसी भी चैप्टर की वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसका सलूशन हम इस पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। यानी 1 से 20 तक के जितने प्रश्न हैं सभी को हम हल सहित आपको दे चुके हैं। आपको पेपर कोड ध्यान रखना है HW, ठीक है ना। पेपर कोड क्या ध्यान रखना है? HW। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको मैं बस केवल आंसर बताऊंगा। अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देखना है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लस 12,21 बराबर 84 दिया गया है, मौस 12,21 होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 है, एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद, 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे बताना है कि इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या है, तो यह हो जाएगा आपकी 1/3। ठीक है, यहाँ पे केवल हम आंसर बता रहे हैं, आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखना है। प्रश्न नंबर 3 है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 36.15। अगला प्रश्न नंबर 4 है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग बताइए। तो देखिए, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 18, बारंबारता सबसे अधिक है, 15 और 20 यह बहुलक वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 5 है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3/13। अगला प्रश्न नंबर 6 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, तो वह अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है, वहां पे बहुत अच्छी तरह हमने आपको समझाया हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यह आपका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, रूट में 2a² + 2b²। प्रश्न नंबर 9 है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। यहाँ पे शून्यकों का योगफल पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए।
यानी ए का मान यहाँ पे ए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1, यह राइट आंसर होगा। रैखिक समीकरणों के एक युग में x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई नहीं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, आपसे k का मान पूछ रहा है तो k का मान -2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10, 7, 4 डैश 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 का 20वां पद होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का माइनस में 47। अगला प्रश्न नंबर 13 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई होगी। यानी आपसे PQ की लंबाई पूछा हुआ है, तो PQ की लंबाई 2 और रूट में 11 सेंटीमीटर, 2 रूट 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 15 है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 में त्रिज्यखंड का कोण पूछ रहा है तो वह ऑप्शन नंबर बी 90 अंश होगा। प्रश्न नंबर 16 है, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है। तो यहाँ पे इसका जो मान होता है रूट में 3/2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान होगा, टेन थीटा का मान होगा। तो टेन थीटा का मान होगा 3/√7। अगला प्रश्न नंबर 18 है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइन ए। ठीक है, आई होप कि 1 से 18 तक के सभी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। यहाँ पे फर्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस टेन स्क्वायर ए। अगला प्रश्न नंबर 20 है, दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर क्यूपी क्यूएस बराबर 3 सेंटीमीटर, यस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर और पीटी बराबर 2.8 सेंटीमीटर हो है तो टी आर का मान होगा। तो यहाँ पे आपसे टी आर का मान पूछ रहा है और इसका जो राइट आंसर होगा 1.4। ठीक है, तो यह सभी बहुविकल्पी प्रश्न थे। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि सभी बहुविकल्पी प्रश्न का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसका सॉल्यूशन तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब यहाँ से हम लोग खंड व वर्णनात्मक प्रश्नों को समझने वाले हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों को समझने वाले हैं। यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है कि सभी भाग हल कीजिए, यानी इसके जितने भी पार्ट हैं सभी को हल करना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है देखिए, सभी 2 मार्क्स के हैं, यानी 2 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं यहाँ पे। ठीक है, और टोटल जो प्रश्नों की संख्या इस पार्ट में है वह 6 है। तो इन 6 प्रश्नों को हल करना है। आइए समझते हैं। यहाँ पे सभी भाग हल कीजिए। यहाँ पे क है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स। √2, √5, √3, √7, यह सभी प्रश्न एक ही प्रकार के हल इनके होते हैं। ठीक है, और यह सभी महत्वपूर्ण है, पूछता है एक प्रश्न। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, और यह पिछले मॉडल पेपर में यह रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, यह आपके बुक में ऑलरेडी प्रश्न दिया हुआ है। आइए उस प्रश्न को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, यह आपके बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके सोल्यूशन को आप देख लीजिए, और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिए होंगे। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन अभी यहाँ पे बचा हुआ है तो यहाँ पे इसको ले लीजिए। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, प्रश्न नंबर 21 का जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का ख है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यह भी प्रश्न हम लोग प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। आइए इसके सोल्यूशन को हम दिखाते हैं कि कैसे करना है।
अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके। इसका आंसर देखिए कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखिए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं आपको। देखिए 8C का प्रश्न नंबर 17 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पे इसका पूरा सोल्यूशन है। अगर आपको यहाँ सोल्यूशन से आप समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सोल्यूशन से नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, आपको यह वीडियो देखना है 8C पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 8 की वीडियो आप खोलेंगे तो वहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको सोल्यूशन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का गौ। प्रश्न नंबर 21 का गौ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या कह रहा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अभी आपका बुक का एक प्रश्न की तरह ही है, ठीक है ना। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था एक प्रश्न की तरह। आइए इसको दिखाते हैं हम आपको। अब यहाँ पे देखिए यह कौन से प्रश्न की तरह है, तो यहाँ पे देखिए यह प्रश्न नंबर 7 की तरह है। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, दोनों में बस कितना अंतर है देखिए। यहाँ पे बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, और वहां पे बोला हुआ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब हो जाएगा 90 अंश, यानी वहां पे जो कोण का मान होगा वह क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा। समकोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लघु और दीर्घ दोनों का पूछ रहा है और उसमें पूछा हुआ है लघु वृत्तखंड का, यानी यहीं तक पूछा हुआ है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहले से ये सर्कल किया गया है, कई बार या कई मॉडल पेपर में रिपीटेड प्रश्न है, तो इसमें आपको जो सोल्यूशन देना है यहीं तक देना है। देखिए यहाँ तक ही आपको हल करना है और आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको त्रिज्या क्या लेनी है, उस प्रश्न में त्रिज्या 21 है और थीटा का मान उसमें 90 अंश है। बाकी आपका यही फार्मूला लगेगा और ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार प्रश्न को आप देखिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो समकोण का मतलब यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। बाकी वही प्रश्न है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये आपको खुद हल करना है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक ही आपको हल करना है, केवल यहाँ तक, ठीक है। यह दीर्घ वृत्तखंड इस प्रश्न में पूछा हुआ है, उसमें नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। और अगर आपको कठिनाई हो रही है तो यह आपके बुक का देखिए कौन सा, आपके बुक का कौन सी एक्सरसाइज है, देखिए 11A का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो वहां से अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस वीडियो को एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर देखें, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 का घ, प्रश्न नंबर 21 का घ है। आइए इसको हल करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है, इसका बहुलक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। कुछ चीजें यहाँ से समझ लेते हैं, फिर आपको प्रश्न को हल करके बताते हैं। देखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वह बहुलक वर्ग कहलाता है, यानी यह जो वर्ग होगा यह वाला 30-35 वाला, यह बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हमें कुछ और चीजें समझने की जरूरत है। बहुलक वर्ग के जस्ट पीछे जो बहुलक वर्ग होता है, यहाँ पे जो बारंबारता होती है, इस बारंबारता को हम लोग F1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे, F1 से। अभी क्वेश्चन हल करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पे बता देते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे यह टेबल हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट प्रश्न को हल करेंगे। तो यह F1 का मान होता है, जस्ट उसके पीछे की जो बारंबारता होती है वो होती है F0, और जस्ट उसके आगे की, यानी बहुलक वर्ग के आगे की जो बारंबारता होती है वो होती है F2, ठीक है। एक चीज और, अब यहाँ पे जो बहुलक वर्ग है, ठीक है ना, बहुलक वर्ग है, तो यहां से आपको यल का मान निकालना है। यानी इसकी देखिए यल का मान क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे जो इसकी लोअर सीमा है, लोअर सीमा कितनी है, 30 है। यह लोअर सीमा कितनी है, 30, तो यह यल का मान हो जाएगा, ठीक है। और यच का मान आपको निकालना है, यानी जो अपर लिमिट होगी उसमें से लोअर वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना। अपर में से लोअर को माइनस कर देना है, यानी 30 में से
35 में से 30 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, वही h का मान होगा। ठीक है, वो अभी आपको हम बताते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही हमने लिख दिया है कोड नंबर 822 और यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यह प्रश्न है आपका 21 का घ। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 का घ। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे हमने सभी मानों को बताया, सभी मानों को पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए बहुलक का सूत्र होता है आपका, बहुलक बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है ना, F2 यानी 102, यह याद रखना है आपको। क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और यह ब्रैकेट क्लोज गुणे में H। अब यहाँ से सभी मानों को हमें यहाँ से मिलेगा, प्रश्न से हमें मिलेगा। देखिए अभी हमने क्या बताया है, यह आपका जो मान है वह F1 का मान है। F1 बराबर 10 लिखेंगे, F0 बराबर 9 लिखेंगे और F2 बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है, इतना मान पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हमने बताया, F1 बराबर 10, F1 बराबर 10। ठीक है, उसके बाद आपको हमने क्या बताया, F0 बराबर 8, F0 बराबर 8। फिर हमने क्या बताया आपका F2 बराबर 3, F2 बराबर 3, यह हमने बताया। फिर देखिए यहाँ से देखिए आपको यल और यच का मान चाहिए। तो यल आपका देखिए जो बहुलक वर्ग है उसका यह लोअर लिमिट है। ठीक है ना, यानी निम्न सीमा और यह उच्च सीमा। तो निम्न सीमा यल होता है और उच्च सीमा के लिए हम पिछले वाले यानी जो उच्च सीमा के लिए यच के मान के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, जो अपर है उसमें से लोअर वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, तब हमें यच का मान मिलता है। तो देखिए यहाँ पे यल बराबर आपका 30, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यल बराबर 30 और यच बराबर क्या हो जाएगा, उच्च सीमा 35 है और निम्न सीमा क्या है 30 है। तो 35 में से 30 गया तो यच बराबर हमें मिल गया 5। अब यहाँ से हमें सभी मान हमें मिल गए, सभी मानों को यहाँ पे फार्मूले में रख देना है। यल का मान 30, यहाँ पे लिखते हैं 30 प्लस यहाँ पे देखिए F1 का मान क्या है 10 माइनस F0 का मान है 8। ठीक है, बटे में 2 गुणे F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 8 माइनस F2 का मान 3 गुणे H का मान है 5 और यहाँ पे लिख देंगे बहुलक। ठीक है ना, क्योंकि यही हम ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ से इसी को हल कर लेना है। तो देखिए हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे 30, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 30 प्लस 10 में से 8 गया 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 माइनस यहाँ पे 8 और 3 11, 20 माइनस 11 और गुणे में 5। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से और सरल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 30 प्लस यहाँ पे 2 बटे में 20 में से 11 जाएगा, यहाँ पे 20 में से 11 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 9। ठीक है ना, और गुणे में 5 और थोड़ा सा इसको सरल करते हैं तो यह हो जाएगा 30 प्लस 5 दूनी 10 बटे में 9। अब 10 में 9 से भाग देंगे यानी दशमलव में आएगा, 2 स्थान तक हमें दशमलव में ले जाना है। देखिए यहाँ से जब भाग देंगे तो यह 30 प्लस 10 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे फिर 10 हो गया, 10 एकम 9 एकम 9, फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। अब इन दोनों को दशमलव के 2 स्थान तक लेना है, दोनों को जोड़ देंगे 30 और 1 31.11, यह आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया बहुलक और यही आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 का अंग क्या कह रहा है, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। देखिए एक होता है बाह्य विभाजित और एक होता है अंतः विभाजित। तो जब भी प्रश्न में अगर आपको
विभाजित करने का नाम नहीं लिया, यानी अंतः का नाम नहीं लिया, तब आपको हमेशा फार्मूला बाह्य वाला लगाना है। लेकिन अगर प्रश्न में बोल दिया कि अंतः विभाजित करता है, तब आपको अंतः वाला फार्मूला लगाना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब तो देखिए, अब यहाँ पे इन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। आइए हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे यह 21 का कौन सा है, प्रश्न नंबर 21 का, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 21 का अंग। तो यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 का अंग, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 और उसका अंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो बिंदु दिया गया है उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। जो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे जो बिंदु हैं आपके, यहाँ पे बिंदु दिया गया है आपका 4,3, 4, -3 तथा और क्या दिया हुआ है आपका 8,5, 8,5, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, अंतः विभाजित करता है, और यह आपका यम1 और यम2 का मान दिया हुआ है। जो अनुपात दिया हुआ है वह यम1 और यम2 का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब अनुपात को लिख लेते हैं। यानी यम1 का मान, पहला मान यम1 का होता है, तो यम1 बराबर 3 और m2 बराबर 1, यह आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे अब इसको। तो अंतः के लिए देखिए सूत्र क्या होता है, जब अंतः विभाजित करता है तब यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजित करने पर, यहाँ पे अंतः विभाजित करने पर, अंतः विभाजित करने पर सूत्र क्या होता है, सूत्र को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अंतः विभाजित करने पर जो निर्देशांक होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं निर्देशांक, और इसका जो सूत्र होता है, निर्देशांक का जो सूत्र होता है यहाँ पे देखिए क्या होता है आपका यम1, देख लीजिए यम1 x2 प्लस m2 x1 बटे में यम1 प्लस m2, यम1 प्लस m2, ठीक है। यह आपका x के लिए हो गया। अब वैसे y के लिए भी होगा, क्योंकि निर्देशांक x और y होता है, तो यही सूत्र होता है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे यम1 y2 प्लस m2 y1 बटे में यम1 प्लस यम2। यह तब होता है जब अंतः विभाजित करते हैं। और बाह्य विभाजित के लिए क्या हो जाता है, बाह्य विभाजित के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस यही सूत्र में अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी मानों को रख देना। अब आप कहेंगे कि x1 y1 और x2 y2 कहाँ से मिलेगा, तो इन बिंदुओं से मिलेगा। देखिए पहला मान यह x1 का, दूसरा मान यह y1 का, यह मान आपका x2 और यह मान y2। मानों को रखकर और हल कर लेते हैं। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे मान रखते हैं यम1 का मान यम1 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 1, x1 का मान है 4 बटे में यम1 प्लस यम2, तो 3 प्लस 1 कॉमा m1 का मान अब क्या है, यहाँ पे m1 का मान 3, तो 3 मल्टीप्लाई y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1 गुड़े y1 का मान है -3, ठीक है ना, बटे में यम1 प्लस यम2 यानी 3 प्लस 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से और सरल करते हैं। 8 तरीके 24 और 4 एकम 4, 24 प्लस 4 बटे में 3 प्लस 1 4, कॉमा यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 15, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा तो 3 ही रहेगा, 3 और 1 4, ठीक है। और थोड़ा सा सरल करते हैं, 24 और 4 हो जाएगा 28, 28 बटे में 4, यहाँ पे देखिए 15 में से 3 गया 12, 12 बटे में 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसको भाग देंगे तो 4 सते 28 और 4 तिहाई 12, यानी जो बिंदुओं के निर्देशांक आया 7,3 जब अंतः विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे निर्देशांक बराबर 7,3, यह आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यानी अंग तक हम लोग कर लिए, ठीक है ना, अंग तक क्या कर लिए, प्रश्न को कर लिए। अब यहाँ पे देखिए चौ आपका है, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5,-3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। वैसे तो एक्सरसाइज में इस प्रकार के बहुत प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे आपको हल करके हम दिखाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 का चौ किसका है, प्रश्न नंबर 21 का चौ यहाँ पे लिख लेते हैं 21 का चौ, ठीक है।
हम मान लेते हैं कि यह जो दिया हुआ है बिंदु ए का निर्देशांक है और यह बिंदु बी का है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु ए के निर्देशांक आपके क्या दिए हुए हैं 5, -3, ठीक है। और जो बिंदु बी के निर्देशांक हैं वह दिया हुआ है 13, y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जब यह मान दिया हुआ है, बोला बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी का मतलब कि इन दोनों बिंदुओं के यानी ए और बी के बीच की दूरी 10 है, यानी ए बी बराबर 10 मात्रक, ठीक है। यहां से देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, यानी ए बी बराबर हो जाएगा रूट में, ए बी बराबर रूट में क्या हो जाएगा आपका x2 - x1। तो x1 x2 पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, x1 यह y1, यह आपका x2 और यह y2। तो x2 - x1, तो x2 का मान क्या है 13 माइनस x1, x1 का मान है 5, 13 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है y माइनस y1, y1 का मान देखिए ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, यानी y + 3 का होल स्क्वायर। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हल करते हैं। ए बी का मान 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 10 बराबर 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है y + 3 का होल स्क्वायर, तो या तो अभी तोड़ लें या बाद में भी तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तोड़ लेते हैं। ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab, 2a का मान y और b का मान 3, तो 2 3 6y, ठीक है। दोनों पक्षों का कर देंगे यहाँ से वर्ग, जब इधर वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 100, 10 का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे देखिए 64 प्लस यहाँ पे चलिए 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ से इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो हल करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह बड़े घात से छोटे घात के रूप में लिख लेते हैं इसको, देखिए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6y। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा प्लस 9 4 13 के 3 और 6 और 1 7 73। 100 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 100 और यह बराबर 0 के कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इसका अब मान निकालेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, अब यहाँ पे देखिए 100 में से 73 माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 27, ठीक है ना, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस में बराबर 0। इसका हमें करना है गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड में हमें 27 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 6 हो जाए और गुणा करने पर 27 हो जाए। तो चलिए करते हैं वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का गुणा करेंगे तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पे देखिए y कॉमन लेंगे, y जब कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा y + 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यह भी हो जाएगा y + 9 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, तो यहाँ पे देखिए y + 9 कॉमन हो गया और यह y - 3 बराबर 0। यहाँ पे y के दो मान आए, देखिए y बराबर पक्षांतर करेंगे तो -9 और यहाँ पे देखिए y - 3 बराबर 0, तो y बराबर पक्षांतर करेंगे तो 3। यह आपके y के दो मान आ जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछ रहा था कि y के मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान यही आ गया, ठीक है ना, ये आपके मान आ गए। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। और यहाँ पे देखिए इस पार्ट में यानी प्रश्न नंबर 22 के जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। कितने नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 22 का क है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 4 मार्क्स का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को ऑलरेडी हम लोग हल कर चुके हैं। कहाँ पे हल किए हैं यह आपको बताते हैं हम। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को प्रश्नावली 2b में, देखिए प्रश्नावली 2b में यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में यह देखिए प्रश्न आपका है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यांकों
तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का थर्ड यह है, आप देख सकते हैं 3x² - x - 4। तो आप इस वीडियो को क्या करें, प्रश्नावली जो 2B है उसका पार्ट 1 में यह प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, तो वहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस प्रश्न को आप देख सकते हैं, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का ख, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। यानी आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करना है। 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x - 0.5y = -0.7। तो यहाँ पे देखिए, इस समीकरण को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको गुणा करके यक्स वाले पद को बराबर कर लेना है। एक बार x को एलिमिनेट कर देंगे, y का मान आ जाएगा, y का मान उठाकर समीकरण के किसी में भी रख देंगे, 1 या 2 में, तो आपको y का मान पता चल जाएगा। ठीक है ना, या y का मान रखेंगे तो x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। हमें एक प्रश्न छोड़ना है, हम किसी भी प्रश्न को जोड़ सकते हैं। चलिए, इसको आपको फिलहाल हम हल करके दिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको दिखाते हैं हल करके। इसके लिए हम अगला पेज ले लेते हैं, न्यू पेज। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 का ख। हमें केवल यहाँ पे 5 खंडों को हल करना है, किसी भी 5 को हम लोग हल कर सकते हैं। 22 का ख, ठीक है। यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए, 0.2x + 0.3y = 1.3, इसको बना लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, 0.4x - 0.5y, यह बराबर होता है -0.7 के। चलिए, यहाँ पे देखिए, यक्स वाले को हम बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, जो समीकरण 1 है उसमें 2 से गुणा करके और उसको समीकरण 2 में से घटा दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा, यानी 1 × 2 शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, और गुणा करके और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गुणा करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं 2 का। ठीक है, चलिए 2 का गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 0.4, 2 दूनी 4 यक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6y बराबर, यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26 और एक स्थान पे दशमलव 2.6 गुणा कर लिए। अब इसमें से इसको घटाना है, यानी इसको यहाँ पे लिख लें 0.4x, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 0.5y बराबर 0.7, यह हो गया। यहाँ पे घटाना है तो घटाने के लिए हम चिन्ह क्या कर दें, यहाँ पे बदल देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, जब चिन्ह बदलेंगे तो यह वाला क्या हो जाएगा, यह वाला तो कट गया, माइनस माइनस मिलकर यह प्लस हो गया। 6 और 5 11 और एक स्थान पे दशमलव, यानी 1.1y बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 6 16, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 1। ठीक है ना, आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में एक स्थान पे दशमलव है तो यह दशमलव हट जाएगा। ठीक है ना, एक ही स्थान पे है तो दोनों में, यहाँ पे 19/11, यह तो y का मान हो गया। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए, y का मान 19/11 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए 0.2x प्लस यहाँ पे देखिए 0.3 और y, तो y का मान यहाँ पे रख देंगे 19/11 बराबर 1.3। ठीक है ना, यहाँ से हल करते हैं। देखिए, यहाँ से हल करेंगे तो 0.2x प्लस 19 × 57, यानी यह हो जाएगा 5.7 और बटे में 11 बराबर 1.3। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी एलसीएम सिंपल जैसे लेकर हल करते हैं वही चीज़ है। तो 11 दूनी 22, एक स्थान पे दशमलव 2.2 यक्स प्लस 5.7 बटे में 11 और बराबर 1.3। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो या करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, 2.2 यक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर करते हैं, यहाँ पे समझिएगा 11 का गुणा करते हैं तो 11 × 33 के 3
3 हासिल 11 कम 11 और 3 14 और एक स्थान पे आप देख रहे हैं दशमलव यानी 14.3। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो 5.7 है उसको दूसरे साइड पक्षांतर कर देते हैं यानी 5.7। ठीक है। अब 14.3 में से 5.7 को माइनस करना है। 14.3 में से 5.7 को 10 3 13 13 में 7 गया 6, यहाँ पे दशमलव 10 3 13 13 में 5 गया 8। ठीक है 8.6। ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 2.2 यक्स बराबर 8.6। दोनों में एक एक स्थान पे दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा यानी 86/22। 2 से कट कर देंगे तो यह 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 चौके 8 2 तिहाई 6 यानी यह आ जाएगा आपका 43/11। आपको यक्स और वाई का मान ही ज्ञात करना था। जब भी समीकरण हल करने के लिए दिए तो उसका मतलब क्या होता है यक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान आपका आ गया यक्स बराबर 43/11 और वाई बराबर यहाँ पे मान है 19/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी हल कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े हैं ये आपको हम बता देते हैं। यह आपका वृत्त का प्रमेय 2 है। वृत्त का प्रमेय 2 है। ठीक है। और इसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो इसको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से इस प्रश्न को देखना है। इसका सलूशन हम नहीं दिखा सकते क्योंकि यह जो वीडियो थी हम ऑलरेडी जो है इसको मोबाइल में बनाए हुए थे तो यह हम इसको दिखा नहीं पाएंगे। ये आपको खुद देखना है प्रमेय 2। ठीक है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे हमने समझाया हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 का घ है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणे CD है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कई साल में यह रिपीटेड प्रश्न है। पिछले मॉडल पेपर में भी इसको हम लोगों ने हल किया था। आइए इसके सोल्यूशन को हम दिखाते हैं। आपके बुक का ही क्वेश्चन है यह। तो यहाँ पे यह देखिए आपका सोल्यूशन है 6C का। यह 8 नंबर क्वेश्चन है। कहाँ पे है यह 6C का 8 नंबर का क्वेश्चन है। यह 6C का 8 नंबर। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे देखिए 6C यह पार्ट 1 है आपका। 6C का पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं पार्ट 2। 6C का पार्ट 2 है और यहाँ पे उसका प्रश्न नंबर यह 8 है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा 4 मार्क्स का प्रश्न है और ये कई बार में रिपीटेड है। आप देखें पहले यह सर्कल किया गया था क्योंकि इसको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप उसका सोल्यूशन देखना चाहें सोल्यूशन देख लें और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लिंक को ओपन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लिए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे लिख भी देते हैं यह 6C का 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। अगला निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। ठीक है। तो देखिए हमें कोई एक प्रश्न छोड़ना है, हम चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं फिलहाल में सभी। बस देखिए बताने में नहीं कोई प्रॉब्लम है, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। बस इसी बात का अफसोस रहता है। इसलिए यह होता है कि कम से कम समय में हम इसको कंप्लीट करें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए चलिए इस प्रश्न को हल करके आपको दिखा देते हैं या देखिए आपको तरीका बता देते हैं। आप चलिए इसी प्रश्न को चाहें तो हम छोड़ सकते हैं, तरीका आपको बता देते हैं, आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बारंबारता सारणी का माध्य। तो सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया हम आपको दे देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है प्रश्न नंबर 21 का अंग। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 नहीं 22 का अंग। 22 का अंग यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है ना वर्ग अंतराल। फिर आपको वर्ग अंतराल के बाद आपको मध्यमान निकालना है यानी मध्यपद। मध्यमान या मध्यपद। ठीक है जिसे हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं बारंबारता और बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं सिग्मा एफ गुणे एक्स यह मान। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल आपका 15 से 20 से चालू है और 45 से 50 तक है। यहाँ पे देखिए 15 से 20। ठीक है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 45 से 50। ठीक है। यह आपका मान दिया हुआ है
7 मान के टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे छूटा हुआ है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40 से 45, 45 से 50। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45, 45 से 50। कितने मान हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 मान दिए गए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे छूट रहा है आपका? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35 छूट गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं उसको। देखिए 25 से 30, 30 से यहाँ पे चलिए इसको हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे 30 से 35 ये छूट गया है, ठीक है ना। और यह आपका हो जाएगा 30 से 35, और यह 35 से 40, ठीक है ना, 35 से 40। यहाँ पे देखिए अब सभी मानों को लिख लेते हैं। बारंबारता यहाँ पे जो दी गई है उसको लिख लेते हैं। 14, 56, 60 इन सभी को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है आपका 14, फिर है आपका 56, फिर है आपका 60, ठीक है। 60 के बाद है आपका 86, तो यहाँ पे छोटा सा हम लिख लेते हैं 86 इसी लाइन में, ठीक है ना। 86, फिर 86 के बाद है 74, तो यहाँ पे 74, फिर 74 के बाद है 62, और फिर 48। देखिए आपको मान आराम से लिखना है, ठीक है ना, ताकि कोई मान छूट ना जाए, और लास्ट में काउंट कर लेना है, क्योंकि अगर आप काउंट नहीं करेंगे तो गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मध्य पद के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो जोड़ते हैं 15 और 20, या दोनों जोड़ेंगे तो 20 10 30 5 35, 35 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17.5। क्या होगा? 17.5। इन दोनों को जोड़िए 20 और 25, 45, 45 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके बीच का गैप कितना है? 5 का, तो इसमें 5 5 जोड़ते जाइए, आपको अगला मान मिलता जाएगा। 22 5 27.5, 27 और 5 27 और 5। अब 27 में जब 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 27 और 5 32, तो 32.5, ठीक है। इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 37.5, और इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 37 यानी 42.5, यानी सभी मान आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? एफ निकाल लेना है, यानी इन दोनों का गुणा करके। सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर, देखिए माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एफ वाले को ऐड कर लेना है, और यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके आपको यह मान मिलेगा, इन दोनों का, यानी यक्स और एफ का गुणा, यक्स और एफ का गुणा, सभी का गुणा करके यहाँ पे निकालने के बाद आप इसको जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ एक्स को क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि जितने मान आएंगे सभी को जोड़ लेना है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ करके आपको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप आगे का काम खुद कर सकते हैं, ठीक है। यह प्रश्न अब आपके लिए आसान हो गया। प्रश्न नंबर 22 का चौ है, हाँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको पता है या नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न नंबर 22 का जो अंग है, इसके आगे का आप हल करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 22 का चौ, हमें एक छोड़ना था लेकिन हम छोड़े नहीं, सभी प्रश्नों को कर लिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का यह है चौ। प्रश्न नंबर 22 का क्या है? चौ। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 का चौ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला हुआ है, प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक अभाज्य संख्या, तो पहले पासे में कुल संख्या कितनी होती है यहाँ पे देखते हैं। देखिए पासे में कुल संख्या, पासे में कुल संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहां पे क्या बोला हुआ है? एक अभाज्य संख्या, ठीक है ना, एक अभाज्य संख्या। अब ए के लिए हल करते हैं। देखिए यहां पे कुल संख्या कितनी है? 6। एक अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्याएं पासे में कौन कौन सी आएंगे? देखिए अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो केवल अपने ही पहाड़ा से कटे, वन के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं, 1 2 है, 3 है और 5 है। एक अभाज्य में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 3 और 5 यह अभाज्य संख्याएं हो गई। अब आपसे पूछा एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभाज्य
होने की प्रायिकता। तो अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए यहाँ समझिएगा। जो टोटल संभावना है वह क्या है, 6, ठीक है ना। और अभाज्य आने की संभावना कितनी है, 3। इन 3 में से कोई एक बार जो है अभाज्य संख्या आएगी, 3। टोटल संभावना 6 और यहाँ पे अभाज्य आने की संभावना 3, तो यह हो जाएगा 3 और बटे में 6, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे में 2। यह अभाज्य होने की प्रायिकता हो गई। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या पूछ रहा है, ठीक है। लिखने का तौर तरीका थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे केवल हम आपको हल करने का तरीका इसमें बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हो जाएंगी, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या, तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या होंगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी अभी कितने नंबर हैं, 3। तो यहाँ पे जो चांसेज हैं वह 3 हैं और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 6 पासे में, तो 3 बटे में 6। यहाँ पे अभी एक प्रायिकता हो जाएगी जो दूसरे के लिए पूछ रहा है आपका, बी के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी कट कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे में 2। यह भी हो जाएगा आपका 1 बटे में 2। तो यह भी आपका प्रश्न नंबर 22 का यह हो गया च, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। अब आइए प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 23 में क्या कह रहा है आपसे कि यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अथवा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक को हल कर सकते हैं। आइए यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न को आपको हल करके दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के, यहाँ से आगे के जितने भी प्रश्न होंगे यह सभी 6 नंबर वाले होंगे। तो देखिए आइए इसके अथवा वाले को हल करते हैं। चलिए इसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं ताकि वहाँ पे अच्छी तरह आपको समझा पाएँ। तो यहाँ पे अब देखिए प्रश्न नंबर 23 का अथवा यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23, और यह आपका प्रश्न नंबर 23 का कौन सा है, अथवा वाला है। अथवा यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है समझते हैं और इसको हल करते हैं एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी, ठीक है ना, एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है वह क्या है, x है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए यह प्रश्न नंबर 23 का अथवा वाला है। माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, ठीक है ना, प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से अब देखिए चाल जब 5 किलोमीटर बढ़ जाता है, प्रश्न में बोला हुआ है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने पर नई चाल कितनी हो जाएगी, पहले x थी, 5 किलोमीटर चाल बढ़ गई, यानी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, x + 5 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए और क्या बोला हुआ है कि वह एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी यहाँ पे दूरी आपको दिया हुआ है 180 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 180 किलोमीटर। यहाँ से करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए प्रश्नानुसार होगा आपका, आपने पढ़ा होगा चाल बराबर, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे, ठीक है ना, दूरी, समय बराबर, चलिए दूरी पूरा दिखा देते हैं, दूरी बटे चाल, यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए समय कब, जब x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो दूरी आपका है 180, प्रत्येक अवस्था में दूरी 180 ही है, और उसकी चाल कितनी है, x। अब इसमें से जब हम लोग
5 किलोमीटर रफ्तार कम तेज हो रही है तो क्या होगा, उसको समय तो कम लगेगा ना। यानी यहाँ पे बोला हुआ है कि 1/2 घंटा कम समय लेती है। यानी इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, दूरी बटे चाल, फिर यही सूत्र, तो 180 और बटे में यहाँ पे 40 के लिए क्या है, x + 5, ठीक है। यानी जो प्रारंभ में जो समय लग रहा था उससे अब क्या लग रहा है, 1/2 घंटा कम लग रहा है, यानी बराबर में 1/2। अब इसी को हल करना है और हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसी को हल करके मान ज्ञात कर लेना। चलिए मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, x और x + 5, यह एलसीएम हो जाएगा। x से x कटा, यह हो जाएगा आपका 180 और ब्रैकेट में x + 5 माइनस यहाँ पे x + 5 से x + 5 कटा और x का गुणा अंश में हो जाएगा, यानी 180x। आई होप कि आपको एलसीएम लेकर हल करना आता होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब 180 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 180x प्लस 180 का 5 में गुणा होगा तो 18×5 = 90 और यह एक 0 माइनस 180x और यहाँ पे देखिए बटे में x का गुणा कर लेते हैं तो x² + 5x बराबर 1/2। 180x से 180x क्या हो गया, कट गया। तिरछा गुणा कर लेते हैं, देखिए ऐसे और ऐसे, तो 1 का गुणा होगा तो यही आएगा x² + 5x। समझिएगा यहाँ से, देखिए 2 का गुणा 900 में करेंगे तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा, बराबर में पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस में 1800 हो जाएगा और यह बराबर 0। हमें यहाँ से क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। वही रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो यह देखिए आपको यह गुणनखंड जो है आपको सामान्य गुणनखंड मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं होगा। इसको करने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं, -b + -√b² - 4ac, ठीक है। यहाँ से ABC का मान कैसे मिलेगा, तो इसकी यह जो समीकरण है इसकी तुलना करेंगे x² + bx + c से। तो a बराबर देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है, b बराबर हमें 5 और c बराबर -1800, ठीक है। यह आपका सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ से हमें ABC का मान मिल गया। यहाँ पे बटे में 2a होता है, मान रख देते हैं। तो देखिए -b का मान क्या है, -5 हो गया, प्लस माइनस √b², b का मान 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, ठीक है ना, 4ac, 4a का मान 1 और c का मान 1800 बटे में 2a का मान 2a का मान 1 ही है तो गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x, अब यहाँ से हल कर लेना है इसको। देखिए यहाँ से हल करेंगे तो -5 प्लस माइनस √, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस में 1800 है, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 25 प्लस 7200, 18 चौके क्या हो जाएगा 72 और 2 0 बटे में है आपका 2। और थोड़ा सा सरल करते हैं तो -5 और देखिए 25 और 72 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 7225 हो जाएगा, यानी यह रूट में हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट में 72 25 और यह होता है आपका, इसका वर्गमूल होता है -5 प्लस माइनस, यह आपका 85 का स्क्वायर होता है, यानी 85 बटे में 2। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। यक्स बराबर, चलिए तो हम सबसे पहले प्लस ले लेते हैं। यक्स बराबर यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर, ठीक है। तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा -5 प्लस 85 बटे में 2, ठीक है। 85 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 80 बटे में 2 बराबर 40, यानी आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछा हुआ है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब जब आप माइनस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और -85 बटे में 2, तो 85 5 90 -90 में 2 बराबर -45। तो रेलगाड़ी की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यह आपका अमान्य हो जाएगा या निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो देखिए यह भी आपके बुक का यह आपका क्वेश्चन है, आइए इसको दिखाते हैं आपको।
तो देखिए ये आपका यह प्रश्न जो है आपका किस प्रश्न की तरह है, इसको देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 6 की तरह बिल्कुल यह प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में आगे और भी चीजें पूछा हुआ है, लेकिन यह प्रश्न नंबर 6 की तरह ही है। क्या दिया हुआ है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा की माप करें। ठीक है, यानी यहीं तक आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर थोड़ा सा एक आध नंबर अलग है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। और यह आपका प्रश्नावली 12B का प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको इस प्रश्न की तरह हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है ये आपका प्रश्न नंबर 12 के 6 की तरह आप हल कर सकते हैं प्रश्न नंबर 24 को। ठीक है ना, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए अथवा वाला हम छोड़ देते हैं, इसको आप खुद हल करिएगा। ठीक है, क्योंकि समय कम है, वीडियो लंबा होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। आइए इसको दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए प्रश्न में बस क्या है बोला हुआ, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक वहाँ पे 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर बोला हुआ है, यहाँ पे 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई वहाँ पे केवल यहीं तक पूछा हुआ है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे बोला हुआ है दो भवनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे ऊंचाई ही केवल पूछा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न को देखिए एक बार। देखिए एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो केवल ऊंचाई पूछा हुआ है, प्रश्न सेम है। यहाँ पे बस इसमें जो है आपका 8 दिया हुआ है और प्रश्न में 10 दिया हुआ है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को खुद हल कर लेंगे। यहाँ पे इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं, चित्र आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र है, आपका सोल्यूशन है और यहाँ तक आपको केवल हल करना है। भवन की बहुमंजिले भवन की ऊंचाई केवल यहाँ तक आपको हल करना है। यह दोनों भवनों के बीच की दूरी आपसे पूछा नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपसे पूछ दिया तो वहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे पूरे प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और पूरे प्रश्नों को हमने बेहतरीन तरीके से समझाया है। प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट किया है, सभी प्रश्नों को हल करते हुए। यानी सभी प्रश्नों को हल करते हुए मतलब कि सभी प्रश्नों का आपको सलूशन हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है, सभी प्रश्नों को आपको हल करते हुए जाना है। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका आंसर ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं सलूशन सहित। यहाँ पे केवल हम आपको फटाफट आपको ऑप्शन बताए हैं। अगर अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न के सलूशन को देख सकते हैं। अब आपको चैनल को क्या करना है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आप रेगुलर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पेन कॉपी लेकर आपको नोट करना है। नोट करने के साथ साथ इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों तक शेयर करना है और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि दिसंबर के एंड तक चैनल 10K तक पहुंच जाए। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, इस बात का हमें विश्वास है। आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी बेहतर तैयारी करके अपने एग्जाम में एटलीस्ट 90+ मार्क्स जो है आप गेन करें। ठीक है ना, यही शुभकामना है आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।